नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये है एनर्जी इन एफिशिएंसी के बारे में, कि कैसे हमारे देश में ऊर्जा को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा मतलब बिजली को खास तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम और कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं। लोगों का क्या पैटर्न है यहाँ पर एनर्जी को यूज़ करने का, खासकर जब हम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मतलब हमारे एसी या कूलर यूज़ करते वक्त जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं और इसके कुछ तरीके बताए गए हैं, वो भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है वो है फेडरलिज्म के बारे में और रीजनलिज्म के बारे में, मतलब यहाँ पे संघवाद के बारे में भी बात करेंगे और हम जो एक क्षेत्रीय एक आइडेंटिटी रहती है उस बारे में भी इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। खास तौर पे अभी के इलेक्शन जो हुए हैं उसके बाद में एक जो सिनेरियो देखने को मिला, कुछ स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं उनमें, उसके बाद में ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे लिंक्डइन और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। फिर आपका कोई भी फीडबैक हो, सुझाव हो, सवाल हो तो आप मुझसे सीधे जुड़ के पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। आज का एमसीक्यू ये है कि निम्न में से कौन सा बैंक ऑथराइज है इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड को इशू करने के लिए, कौन इशू करता है, यहाँ पर आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है इंडियन बैंक, ऑप्शन सी है एसबीआई या ऑप्शन डी ये सभी। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। तो वो यह है कि भारत में किस प्रकार का फेडरलिज्म है और होना चाहिए, ये आपको बताना है। और जो हमारे देश में अभी संघवाद है, फेडरलिज्म है, ये कौन सी चुनौतियों से जूझ रहा है ये भी बताना है और साथ में आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस भी देने हैं, आपको इसके उपाय भी सुझाने हैं। तो आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप चाहे तो हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएंगी। उसके अलावा और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर और लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। लॉ सीखो का जुडिशरी का इंस्टाग्राम पेज है, उसके अलावा क्लैट प्रिपरेशन और यूजीसी नेट का भी है। तो चलिए हमारे आर्टिकल पे आते हैं। हमारे आर्टिकल में अगर हम देखें तो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान प्रोजेक्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि भारत में किस प्रकार से एसी एयर कंडीशनर्स को इस्तेमाल किया जाता है। यह अनुमानित किया गया है कि अगले 10 वर्षों में यहाँ पर जो एसी के इस्तेमाल है और जो एसी की संख्या है ये 4 गुना तक बढ़ जाएंगी और वही अगले 20 वर्षों में मतलब आने वाले 2 दशकों में ये 10 गुना 10x हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर 20 वर्षों में जो अनुमानित किया गया है उस हिसाब से होता है तो हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने वाली कंट्री बन जाएंगी, जो कि कूलिंग पर्पस के लिए हम सबसे ज़्यादा एनर्जी यूजर्स की कंट्री बन जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ रिलेवेंट डेटा है, तब ये स्टडी हुई तो यहाँ पर हाउस होल्ड सर्वे किया गया दिल्ली में, जिसमें कुछ आंकड़े आए हैं वो जान लेते हैं। तो जो वेल्दी नेबरहुड है, मतलब जो संपन्न वर्ग है, आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि 43% 43% हाउस होल्ड में एसी है, 39% जो घर है उनमें कूलर्स है और 18% में फैन इस्तेमाल किया जाता है। यूसेज देखिए तो ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक डिफरेंस हमको अलग अलग वर्गों में देखने को मिलता है, मतलब एक ही वर्ग में भी लोगों के अलग अलग यूसेज पैटर्न हमको काफ़ी विभिन्न देखने को मिलता है। तो एसी 3 से 4 घंटे यूज़ करने वाले अधिकतम लोग हैं और कुछ 15% ऐसे भी लोग हैं जो एसी को दिन में 8 घंटे इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर टेम्परेचर की बात करें तो 50% लोग 24 से 26% टेम्परेचर सेट करते हैं, वही 27% 21 से 23% टेम्परेचर सेट करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये बताई गई है कि आप जैसे ही 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ये आपके एनर्जी सेविंग में यहाँ पर एडिशनल 6% का भार आपके लिए बढ़ा देता है। उसके अलावा जैसे एनर्जी एफिशिएंट स्टार वाले अप्लायंसेस होते हैं, उपकरण होते हैं जिनमें स्टार बने हुए होते हैं, सितारे बने रहते हैं, 1 से लेकर 5 तक रहते हैं। अभी
कुछ उपकरणों में ये ज्यादा भी आने लगे हैं। तो केवल 7% हाउस होल्ड जो है वो एनर्जी एफिशिएंट जो स्टार रेटेड फैन है वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। 88% अभी भी हमारे देश में जो कूलर हो रहे यूज किए जा रहे हैं ये लोकली असेंबल्ड है, जिसमें एनर्जी एफिशिएंट के लिए ऐसा कोई मापदंड नहीं रखा गया है, ना ही कोई अधिकतम रूप से देखने को मिलता है कि ऐसा कोई अप्लायंस भी यूज नहीं किया जाता है, ऐसा कुछ सेटिंग भी आपका उस तरीके से डिजाइन भी नहीं किया जाता है कि एनर्जी को बचाए। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि 3 स्टार एसी जो है, सारे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग 3 स्टार एसी इस्तेमाल किए गए कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये कहीं ना कहीं है दो चीजें, एक तो इनकी कीमत कम होती है और दूसरी बात यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है इस बारे में। तो केवल 20% ही लोग 5 स्टार एसी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें काफी ज्यादा एफिशिएंसी बिजली की बचत होती है। तो यहाँ पर इशू क्या है? इशू सबसे पहला ये है कि हमने एडॉप्शन जो कूलिंग अप्लायंसेस का है उस तरीके से नहीं किया है जिस तरीके से होना चाहिए। अर्थात जैसे एनर्जी एफिशिएंट जो हमारे कूलिंग अप्लायंसेस रहते हैं इन पे हमने ध्यान नहीं दिया है, हमारे बीच में इसको लेकर अवेयरनेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब उपायों की बात करें तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें ये अवेयरनेस कैंपेन फैलाने की जरूरत है कि किस तरीके से जो कूलिंग अप्लायंस है ये हमारे पर्यावरण के लिए भी घातक है, उसके अलावा हमारी ऊर्जा का भी खपत ज्यादा कर रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण और जेब दोनों को नुकसान है। तो यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करने हैं। और उसके साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर कूलिंग अप्लायंसेस को हम कैसे कम कर सकते हैं, मतलब इसके अल्टरनेटिव वेज क्या हो सकते हैं। कई जगह हमको इंडिजीनियसली डिजाइन कूलर्स देखने को मिलते हैं जिसमें बिजली की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो हमें ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो सरकार के द्वारा काफी कदम उठाए गए हैं। और अगर हम इंडिया की प्रोजेक्टेड एनर्जी डिमांड देखें 2047 तक, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेंगी, उसके बाद में कूलिंग, बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट। तो जो 3 बड़े बड़े एरियाज है वो है आपकी इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां आपकी, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट परिवहन के लिए, और उसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन सेक्टर्स में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए, जो दूसरा आर्टिकल है संघवाद के बारे में है, रीजनल आइडेंटिटी के बारे में है। तो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए संपन्न स्टेट गवर्नमेंट के, यहाँ पे 2 वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट देखने को मिली है। और जहां पर स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ में टसल होना लाजमी है। तो यही चीज अभी से जिस दिन से ओथ ली गई है उस दिन से ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम थियोरेटिकली देखें, अगर हमारे संविधान में देखें, अगर हम पन्नों में देखें यहाँ पे, तो एक स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म, एक मजबूत संघवाद की बात की गई है, लेकिन प्रैक्टिस में ये काफी, इम्प्लीमेंटेशन में ये काफी कमजोर है। इसके कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनली जिस तरीके से फेडरलिज्म को डिजाइन किया गया है इसमें केंद्र को ज्यादा शक्तियां बेशक दी गई है और ये काफी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल भी हमारा साथ में है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज ये है कि फेडरल प्रैक्टिस जो है ये हमारी डेमोक्रेसी में एप्रिसिएट नहीं की गई है और ना ही अपनाई गई है उस तरीके से। शुरुआत से अगर हम इंडिया की इंडिपेंडेंस से ही बात करें, जब से हमारा संविधान बना उस समय से ही बात करें, तो ये एक चीज देखने को मिलती है। और हाल ही गवर्नमेंट में जो बीजेपी की 2014 से गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट जो है, इसमें ये देखने को मिला है कि कुछ कदम बहुत कड़े उठाए गए हैं। उनमें से एक आर्टिकल 370 का एवोल्यूशन है, जिसने कहीं ना कहीं एक स्टेट के पास जो स्पेशल स्टेटस था उसको ले लिया है। उसके अलावा पावर शेयरिंग को लेकर भी काफी ज्यादा प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उनमें एक खींचतान बनी हुई रहती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, ये राइटर की ओपिनियन है। उसके साथ में यहाँ पर बीजेपी ने काफी कोशिश भी करी है कि जो नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट से उन्हें डिस्टेबलाइज किया जाए, वहां पे सरकारी बदली जाए। उदाहरण के लिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं। कोविड-19 में ये चिंता बन गई थी बड़ी, क्योंकि यहाँ पर हुआ ये कि जब चीजों को सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए था, क्या वो स्टेट्स के हाथ में दे दिया, और जब स्टेट्स के हाथ में होनी चाहिए थी तो सरकार ने चीजों का केंद्रीकरण कर दिया। कोविड-19 में फिर वो भले ही यहाँ पे रिलीफ मेजर वाले हो, चीजें की मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाने की बात हो या अभी वैक्सीनेशन की बात हो, यहाँ पर पहले ये चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ दी गई।
सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसमें थोड़ा थोड़ा सीख ही रही थी, इसे संभालने ही जा रही थी, तब केंद्र ने इसको वापस ले लिया। अब मैनेजमेंट में जब बार बार चेंज होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था में उसको हैंडल करने के तरीके में जब बार बार चेंज होगा, तो आप उस सिस्टम को सुधारना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो यहाँ पे स्टेट की ऑटोनॉमी, जो स्टेट के पास में स्वतंत्रता है, उसको बहाल करने के लिए 4 रास्ते हो सकते हैं। पहला, आप इनको ऑफिशियल वे में स्ट्रेंथ करिए, मतलब आप इनको यहाँ पर आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत कीजिए। जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग में पिछले वर्ष जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था वो ये था कि स्टेट्स को अपना शेयर नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर स्टेट्स को फाइनेंशियली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ऐसा राइटर ने बताया है। उसके अलावा गवर्नेंस की बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है, अभी तक अगर स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड देखें तो ये इतने अट्रैक्टिव नहीं है। तो जरूरत है कि जो गवर्नमेंट है, जो सुशासन है, वो हमको राज्य सरकारों में लाना जरूरी है। उसके अलावा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर एक चीज हमेशा से ये देखने को मिलती है कि केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में अपनी सरकार लाना चाहती है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पॉलिटिकल पावर से ज्यादा नेशनल पावर को तवज्जो देनी चाहिए। तो यहाँ पर टेरिट जैसे होता था पुराने जमाने में कि ठीक है, आपने एक बड़ा राज्य जीत लिया तो आप सारे राज्य जीतते चले जाएंगे, उस तरीके की अब हम राजशाही में नहीं है, एक लोकतंत्र में है जहाँ पे सबका अपना अपना अलग अलग कर्तव्य है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए खास तौर पे, और स्टेट ब्यूरोक्रेसी को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी प्रभावित किया जाता है सेंटर के द्वारा। तो इन सारी चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अलावा रीजनल आइडेंटिटी की बात करें तो हमारा देश अनेकताओं से भरा हुआ है और ये कहीं ना कहीं हमारी एक स्ट्रेंथ है, हमारी शक्ति है। तो इन्हें खत्म नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार देखने को मिलता है कि दक्षिण के जो राज्य है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी लाई जाती है कि लैंग्वेज को पुश किया जाता है, हिंदी को पुश किया जाता है। अब उन राज्यों की ये मातृभाषा है नहीं, तो यहाँ पर विरोध तो लाजमी है। तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। जैसे तमिलनाडु साउथ के जो राज्य है, जो दक्षिण के राज्य है, वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि गवर्नर और ब्यूरोक्रेसी कई तरीके से यहाँ पर सेंट्रल से इन्फ्लुएंस्ड है। तो यहाँ पर हिंदी को एक पुश देखने को मिल रहा है उदाहरण के रूप में। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पर रीजनल आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा राइटर ने अपनी तरफ से ये भी बताया है कि पैन हिंदुत्व वाला जो एक आइडेंटिटी है, उसके अगेंस्ट हमेशा से रीजनलिज्म यहाँ पर एक आड़े आते रहा है। कम से कम ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, उनकी जो भी एक आइडियोलॉजी है उसको लेकर। तो राइटर की भी अपनी कुछ ओपिनियन है, यहाँ पर आर्टिकल में भी कुछ बहुत अच्छी बात करी गई है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इससे क्या एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2018 और उससे पहले एक दौर तो ऐसा था जब बीजेपी लगभग सारे राज्यों में आ गई थी, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार में कॉलिशन में गवर्नमेंट है, सिक्किम और कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का प्रेजेंस है। उसके अलावा गोवा, कर्नाटक और यहाँ पर गुजरात में इनका प्रेजेंस है। साथ ही साथ एमपी में भी सरकार लेकर आई है। तो यहाँ पे बीजेपी का उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो उसी को देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर स्थिति बनी रहती। तो यहाँ पर आपको पावर पॉलिटिक्स छोड़ के कहीं ना कहीं हमें देश के फेथ के लिए, देश के लिए, जो राज्यों के लिए जो अच्छा है, हमें वो करने की आवश्यकता है। तो चलिए, आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह जागरूक रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।